क्योंकि आने वाले समय में तेल की कीमतें तय करते समय सऊदी का सिक्का यूएई चलने नहीं देगा। और जो यूएई को नहीं जानते, आसान भाषा में समझिए, दुबई और आबू धाबी देश, मतलब 7 अमीरात हैं, उसमें दुबई और आबू धाबी मेन है। समझिए ये लोग अब सऊदी को किनारा कर रहे हैं। पूरी कहानी को आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा और इन देशों से होकर के तेल निकलना शुरू होगा, तो इन तेल बेचने वाले देशों में से एक है यूएई, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बिल्कुल किनारे लगकर खड़ा है। इसने ऑयल प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज हैं, इनके साथ को छोड़ दिया है। कहा है कि आपके साथ ग्रुप में रहने का मुझे कोई फायदा हो नहीं रहा है, ना तो उत्पादन में और ना ही बिक्री में, इसीलिए बेहतर है कि मैं आपका साथ छोड़ दूं। और यही हुआ साथियों। ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज जो हैं, ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज जो हैं, उनका समूह ओपेक आज 12 से 11 का रह गया है। और ऐसे में आने वाले समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, उस समय पर दुनिया को सस्ते दामों पर तेल मिलेगा या महंगे दामों पर? क्या सऊदी और यूएई के बीच आपको युद्ध देखने को मिलेगा? क्या पाकिस्तान आने वाले समय में इन दोनों के बीच रार का कारण बनेगा, या इजराइल अब्राहम अकॉर्ड का फायदा उठाते हुए यूएई का मित्र बनकर सऊदी को पाकिस्तान के हाथों पटखनी दिलवाएगा? इन सारे विषयों पर आइए एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं। चर्चा इसीलिए क्योंकि 28 अप्रैल को कच्चा तेल निर्यात करने वाला संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओपेक, और उसका एक अन्य एक्सटेंडेड पार्ट जिसका नाम है ओपेक प्लस, वहां से यूएई ने निकलने का फैसला कर लिया। जब ये सुर्खी बाहर निकलकर आई, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो एकदम सिक्का था, ऐतिहासिक रूप से जो कहानियां थी, वो लोगों के जुबान पर फिर तैरने लगी कि कैसे ये संगठन इतना बड़ा संगठन बन गया था कि एक टाइम पर इसने अमेरिका के हालात खराब कर दिए थे, कैसे एक टाइम पर युद्ध का मुख्य हथियार तेल बन गया था। आज आप और हमने इस दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हुए ईरान को देखा है। एक समय पर इजराइल से युद्ध लड़ते समय 1973 में इन देशों ने, जो ऑयल पैदा करते हैं, इन्होंने अमेरिका को तेल बेचने से ही इनकार कर दिया था। और उस समय यह सारा करता धरता जो कार्य था, ये ओपेक ही कर रहा था। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो तेल प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका इतिहास क्या है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बना, मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। साथियों, शुरुआत में धरती के नीचे से तेल निकलता है, फॉसिल फ्यूल काम का होता है। यह भी तो अपने आप में एक तकनीक रही होगी, यह पता लगाना भी तो अपने आप में एक काबिलियत की बात रही होगी, क्योंकि जमीन में से निकलने वाला तो क्रूड होता है। उस क्रूड को रिफाइन करके तेल में बदलने के लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता होती है, और इन तकनीकी में जो महारत थी वो ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियों की थी। ये 7 कंपनियां उस समय की फेमस कंपनियां हुआ करती थी। इन 7 कंपनियों को 7 सिस्टर्स कहा जाता था। इन कंपनियों को ताकत थी कि ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र से तेल निकालकर, क्रूड निकालकर उसे तेल में बदलना जानती थी। इनके पास तकनीक का एक अधिकार था और इन्हें संरक्षण अपने अपने देशों का था। तो इसके साथ ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर इन 7 कंपनियों को दुनिया में जहां भी तेल निकलता था वहां भेज दिया करते थे कि जाओ वहां पर तेल निकालो, बेचो और पैसा कमाओ। ऐसा ही जब इन्हें तेल का भंडार इस गल्फ कंट्रियों के संगठन में मिला, जब इन जीसीसी देशों में तेल भंडार का पता चला, तो इन्होंने तय किया कि इन देशों के कुओं से तेल निकालेंगे और तेल निकालकर उसे उचित दामों पर बेचकर लाभ कमाएंगे। जिस देश के कुएं हैं, उन देश के कुओं को कुछ रॉयल्टी देते रहेंगे, यह कहकर कि जब जमीन आपकी थी तो हमने यहां पर इसका प्रोडक्शन कर लिया। आपको ध्यान होगा, जब ट्रंप ने वेनेजुएला से मादुरो को उठाया, उस समय एक लाइन कही थी कि हमारी कंपनियों को वेनेजुएला ने भगा दिया था, हम तो अब वापस जाकर वेनेजुएला को प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर यह क्या कहानी थी? कहानी यह थी कि ये जितने भी कंपनी थी, इनसे प्रताड़ित होकर 1960 में 5 बड़े देश जिनका ऑयल प्रोडक्शन में बड़ा नाम था, उनमें ईरान भी था, इराक भी था, कुवैत भी था, सऊदी भी था और सऊदी भी था और वेनेजुएला भी था। इन 5 देशों ने 1960 में इराक के शहर बगदाद में मिलकर एक बातचीत का आयोजन किया। बगदाद मीटिंग कहते हैं इसे। और कहा कि तेल हमारा, जमीन हमारी, प्रोडक्शन करने वाली ये कंपनियां हम पर राज कैसे कर लेती हैं।
तो बोले क्या करें? बोले हम आपस में मिलकर क्यों नहीं तय करते कि ऑयल की कीमत क्या होगी? हम क्यों नहीं इनका कमीशन तय करते कि तुम कंपनी हो, निकालने का तुम्हें इतना ही पैसा मिलेगा। हम खुद से ऑयल निकालना क्यों नहीं शुरू करते? शुरुआती तौर पर इस आइडिया को लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि ठीक है, जिनके कुएं हैं वो कर क्या लेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन देशों के पास बढ़ते पैसे ने खुद की रिफाइनरीज डलवाना शुरू किया और इन देशों का धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ने लगा। इतना बढ़ा कि इन कंपनियों को आदेश दिया गया कि अब यह सारा की सारा सेटअप जिस देश में आपने लगाया है उसी देश का होगा। इसे ही राष्ट्रीयकरण कहते हैं। रिफाइनरियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिफाइनरीज का जब राष्ट्रीयकरण होना शुरू हुआ तो इन गल्फ कंट्रीज ने पूरे पूरे सेटअप को अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे पहले तक अमेरिका ने इन्हें और परेशान करने के लिए एक मैंडेटरी ऑयल इंपोर्ट कोटा लागू किया था, जिसका तर्क था कि यदि कोई देश तेल बेचना चाहता है तो तेल की सीमाएं तय की गई कि कनाडा इतना तेल बेचेगा या फिर अमेरिका का कोई साथी देश है वो इतना बेचेगा, और इन देशों में जिनके पास तेल भले ही है लेकिन ये ज्यादा तेल नहीं बेचेंगे। तो अमेरिका से त्रस्त थे, सेवन सिस्टर कंपनी से त्रस्त थे। इन देशों ने मिलकर के जो अपना समूह बनाया, यही समूह 1960 में ओपेक कहलाया। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर के जो संगठन बनाया, ये संगठन असल में अमेरिका से और अमेरिकी कंपनियों से, ब्रिटिश कंपनियों से त्रस्त होकर बना एक संगठन था। लोगों ने शुरुआत में इसको वैल्यू नहीं दी, लेकिन 1973 में जब अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ तब दुनिया में एक ऑयल क्राइसिस शुरू हुआ। साथियों, जो आज आप ईरान इजराइल सुन रहे हैं, ऐसे ही 1973 में भी एक बार इजराइल वर्सेस पूरे अरब वर्ल्ड संयुक्त रूप से लड़ने के लिए गए थे। इसे यौम कूपर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, 1967 में इजराइल ने हमला करते हुए अपने पड़ोस के जितने भी देश हैं, इधर इजिप्ट की तरफ अगर निकले तो सिनाई पेनिनसुला तक, उधर की तरफ लेबनान आधा ले लिया, सीरिया में गोलन हाइट्स तक काम कर दिया, इधर वेस्ट बैंक पूरा कब्जा लिया, जॉर्डन के अंदर एंट्री कर गए, बहुत सारे क्षेत्र के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। ऐसे में उस इजराइल के कब्जे से छुड़वाने के लिए 1973 में जब इन देशों ने इजराइल पर फिर हमला किया तो यह तय किया कि इजराइल का जो साथ दे रहे देश हैं उनको हम तेल नहीं बेचेंगे। और यह ओपेक का कारनामा 1973 में ऑयल क्राइसिस पैदा करने वाला था। अमेरिका और अमेरिकी सहयोगियों को जो इजराइल के साथ खड़े थे, उन्हें इन ओपेक कंट्रीज ने तेल बेचना बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच में एक घटना और घटी। शुरुआत में ये जो 5 देश थे जिन्होंने ओपेक बनाया था, इनके साथ और भी देश जुड़ते चले गए थे और उन्हीं क्रोनोलॉजी में 1967 के अंदर इन देशों में यूएई भी शामिल हुआ था। आज कुल 12 देश ओपेक कंट्री हैं और इनके साथ 10 ऐसे देश भी हैं जो ओपेक तो नहीं हैं लेकिन ओपेक का एक्सटेंशन माने जाते हैं, जिन्हें हम ओपेक प्लस कंट्री कहते हैं। साथियों, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री दुनिया के कुल 60% तेल का उत्पादन करते हैं, जिसमें से अकेला ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनमें 12 देश हैं, वो दुनिया के 40% आज के ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और दुनिया में तेल के ज्ञात भंडारों का 80% नियंत्रित करते हैं। ऐसे में इन ओपेक देशों ने जब अमेरिका को तेल ना बेचने का निर्णय लिया तो उसके हालात अमेरिका में कुछ इस तरह से तस्वीरों में बयान हुए। बहुत से देशों में तेल की क्राइसिस पैदा होना शुरू हुई और इसी क्राइसिस से महत्व स्थापित हुआ ओपेक का कि यह दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल करने वाला समूह बन चुका है। यह समूह आज तक भी इतना ही पावरफुल समूह माना जाता है, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें 12 देश, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबों और इक्वेटर गुनिया, ये सारे देश शामिल हैं। इनकी अगर पर डे ऑयल प्रोडक्शन क्षमता आपको बताई जाए तो लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे सऊदी अरब तेल प्रोड्यूस करता है। इराक लगभग 4.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल पैदा करता है। ईरान 3.5 मिलियन, ऐसे ही यूएई 2.9 मिलियन बैरल पर डे तेल प्रोड्यूस करता है। ये जो आप नंबर सुन रहे हैं कि कौन कितने मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस करता है, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमें इतना ही तेल प्रोड्यूस करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पॉइंट को जानना। आप इस पॉइंट को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा आपको इसका महत्व समझ में आएगा आज की खबर का। सोचिए साथियों, जिनके पास दुनिया का 80% तेल हो, वो चाहें तो एक साथ बहुत ज्यादा तेल पैदा करके दुनिया में तेल की कीमतों को तो नीचे ला सकते हैं,
लेकिन इन लोगों ने यूनिटी बना रखी है कि हम तेल ज्यादा पैदा करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अगर ज्यादा कर दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, तो हम पैसे वाले कैसे बनेंगे? इन देशों ने यूनिटी बनाकर यह तय किया कि हम केवल लिमिटेड मात्रा में ही तेल पैदा करेंगे। हमारे पास दुनिया का भंडार जरूर है, लेकिन फिर भी कम तेल बाहर निकालेंगे। इससे सप्लाई के अंदर हमेशा भूख बढ़ी रहेगी कि साहब हमें सॉरी डिमांड में भूख बढ़ी रहेगी और सप्लाई हमेशा कंट्रोल रहेगी। जितना डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा। आज आप सोचकर देखिए, दुनिया में ऑयल की कीमतें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से आसमान छू रही हैं। यह आसमान छूती कीमतें बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुए भी 1973 में हुई थी। ऐसे मल्टीपल टाइम जब जब इजराइल को पनिश करना था या अमेरिका से नाराजगी दिखानी थी, इन देशों ने प्रोडक्शन रोक दिया कि लो जी हम तो तेल की कीमतें बढ़ाएंगे। इसका मतलब समझिए, इन देशों ने एक नियम बना रखा है कि हम इतना ही तेल निकालेंगे। इसे कहते हैं कोटा सिस्टम। और इस कोटा सिस्टम को तय करता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने पास, हालांकि वेनेजुएला से कम तेल के भंडार हैं इसके पास, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से यही करता है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लगभग 9 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करके औरों से कहता है कि तुम कम प्रोड्यूस करो ताकि दुनिया में डिमांड सप्लाई बनी रहे। यूएई यही नाराज हुआ है। यूएई ने कहा, और इसके बहुत से कारण हैं, हम उन्हें डिकोड करेंगे। यूएई जो कि लगभग 3 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है और सऊदी जो 9 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, यूएई ने कहा कि आने वाला समय तो वैसे भी लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, मुझे मतलब नहीं है आपके कोटा सिस्टम से। और मैं आज आपसे विदा लेता हूं। 1967 में जुड़ा हुआ यूएई वर्ष 2026 में जाकर के इनका साथ छोड़ते हुए कहता है कि मैं इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल पर डे करूंगा। आपका जो ये कोटा है ना कि इतना ही पैदा करो, नहीं, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से चलूंगा। आप कौन होते हो ये तय करने वाले? अब आपका दिमाग एकदम भन्ना आएगा कि यार तेल का प्रोडक्शन बढ़ा तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी। जी हां, एकदम सुनते ही ये लगता है कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है ना, अगर आज भी ये खुलता है तो 6 महीने लगेंगे प्राइस को वापस सामान्य होने में। क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइसेस अनस्टेबलाइज हो रखी हैं, जितने प्रोडक्शन रुके हुए हैं, सिस्टम को वापस से बहाल होने में जितने लोन चढ़े हुए हैं, जितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खाली हो गए हैं, उन्हें भरने में अभी लगभग 6 महीने का समय लगेगा। स्थितियां सामान्य होने में समय लगेगा। ऐसे में इन्होंने युद्ध के काल में ही यह डिसाइड कर दिया कि सुनो, तेल भले ही ना बिक रहा हो, लेकिन जिस दिन बिकना शुरू होगा, जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होगा, उस दिन मैं बटन दबा दूंगा और पूरा पूरा तेल एक ही बार में निकाल दूंगा जमीन में से बाहर। सब लोगों ने कहा कि ये तो तगड़ा काम कर जा रहे हो यूएई, आखिर नाराज किससे हो? यूएई सऊदी से नाराज है या फिर खुद से? क्या है मतलब असल में नाराजगी किससे है? कोटा सिस्टम तो तुमको भी तेल की कीमत बढ़ाने का मौका देता है। बोले नहीं, ये ज्ञान मत दो हमें। जब कोटा है हमारा, तब भी किसी दूसरे देश ने हमारा प्रोडक्शन रोक दिया। भाई आज ईरान कंट्रोल करके 2 महीने से युद्ध के दौरान बैठा हुआ है। दुनिया में तेल होते हुए भी तेल बाहर नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल है वो भी बेच नहीं पा रहे। जिनके पास कंट्रोल है अगर वो भी नहीं बेच पा रहे तो इसका करूं क्या, फायदा क्या है? जब खुलेगा तो मैं एक साथ बेच करके भाई पैसा कमाऊंगा। इस समय हालत खराब है। आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठेंगे कि साहब अगर यह हालात हुई तो सीधा सीधा असर इन दोनों की दुश्मनी के रूप में, क्योंकि ओपेक का लीडर है सऊदी अरब, बोले ये अब इससे नाराज नहीं हो जाएगा क्या? है, ऑलरेडी यूएई से नाराजगी है। वो हमने कई बार डिस्कस किया, आज भी और डिस्कस करेंगे। और जान लीजिए, इनके अलावा एक और समूह बना जिसमें रूस नेता बनकर आया और उसने अपने साथ 10 देशों को शामिल किया, जिसे ओपेक प्लस कहते हैं। संयुक्त रूप से दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। दुनिया का 20% तेल ये भी पैदा करते हैं, जिसमें रूस, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनेई, साउथ सुडान ये शामिल हैं। ये लोग भी इसके साथ ही रहते हैं और दुनिया में कीमतों को कंट्रोल